डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की सभी पोएट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन वाज द पायोनियर ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि जो जॉर्डन थे वो पायोनियर किस चीज़ के थे, तो यहाँ पे आंसर होगा मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि थे जॉर्डन। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जॉर्डन किस टाइप के पोएट थे, तो आपको याद रखना है मेटाफिजिकल पोएट। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये पोएम है, जो ये पोएट्री है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये क्या है? एक सोनेट है, ओड है, लिरिक है या फिर बैलेड है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लिरिक। याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लिरिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम है ये किसको संबोधित किया गया है, किसको एड्रेस किया गया है? तो आपको पता है, मैंने आपको पोएट्री में पूरे डिटेल से बताया था। ये पोएम अपनी पत्नी जॉर्डन अपनी पत्नी को एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जॉर्डन इज वेल नोन फॉर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जॉर्डन जो थे ना वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे या फिर प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। पहला ऑप्शन है सॉन्ग एंड सोनेट्स, मतलब सॉन्ग और सोनेट्स के लिए। दूसरा है सटायर्स और तीसरा है सरमन्स। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये चारों चीज़ सॉन्ग के लिए भी फेमस थे, सोनेट्स के लिए भी, सटायर्स के लिए भी और सरमन्स के लिए भी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वियरीनेस। वियरीनेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है थक जाना, ऊब जाना। तो ऑप्शन डी, टायर्डनेस आपका सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर। जब मैं आपको पोएट्री पढ़ा रहा था उसी समय बताया था कि इस पोएम में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि ओल्ड इंग्लिश से लिए गए हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है ओल्ड इंग्लिश का डाई, DYE। यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? तो आपको यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, टू डाई। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम द पोएट कंपेयर्स हिज जर्नी विद। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो पोएट हैं, जो कवि हैं, अपनी यात्रा को किससे कंपेयर करते हैं? तो आपको पता है अपनी पत्नी को समझाते हुए वो सूर्य से तुलना करते हैं, सूर्य से अपनी यात्रा को कंपेयर करते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जॉर्डन वाज बॉर्न इन। जॉर्डन मेटाफिजिकल पोएट थे, इसीलिए इनका जन्म याद रखना होगा आपको। तो यहाँ पे 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1572। 9 नंबर क्वेश्चन है, द लाइन डेथ इज सर्टेन हैज बीन टेकन फ्रॉम। यहाँ पे बताना है कि जो लाइन है डेथ इज सर्टेन ये कौन सी पोएट्री से लिया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 10 नंबर क्वेश्चन है, जॉर्डन इज खालिस्तान पोएट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो जॉर्डन थे ना वो कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब वो कैसे पोएट थे? तो यहाँ पे आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का एन इंग्लिश पोएट। अब यहाँ पे ये बात से आप कंफ्यूज ना होना कि ये इंग्लिश पोएट्री लिखते थे इसीलिए इंग्लिश पोएट हैं, नहीं, ये इंग्लैंड के थे इसीलिए इनको इंग्लिश कहा गया है। इंग्लैंड के लोग को अंग्रेज और इंग्लिश में इंग्लिश कहते हैं। तो अगली बार एग्जामिनर यहाँ पे ब्रिटिश पोएट भी पूछ सकता है। तो ब्रिटिश पोएट किसको बोलते हैं? जो इंग्लैंड के होते हैं। तो
तो ये याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट मैंस पावर इज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि पोएट के अनुसार जो मैंस का पावर है वो कैसा है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेरी बिग, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन डन दूर जाना चाहते थे क्योंकि। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉट टायर्ड ऑफ हर। मतलब जॉन डन अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते थे, इसलिए नहीं चाहते थे कि वो अपनी प्रेमिका से ऊब गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, उन्हें बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दूसरी पोएट्री से है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएट्री है ये कौन से कलेक्शन से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, लीव्स ऑफ ग्रास। 40 नंबर क्वेश्चन है, वाल्ट विटमैन इज पॉपुलरली नोन एज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वाल्ट विटमैन थे ये लोकप्रिय रूप से कैसे जाने जाते थे। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, पीपुल्स पोएट। वाल्ट विटमैन को लोगों की कवि कहा जाता था, पीपुल्स पोएट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है उसका स्पीकर कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, वाल्ट विटमैन। अब ये स्पीकर बोलो या फिर पोएट, दोनों एक ही हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ग्रेट लवर ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो पोएट है ना वो किस चीज़ के ग्रेट लवर हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेचर। 17 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कविता में स्कूल वर्ड का प्रयोग किया गया है ये किसके लिए आया है, मतलब उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोशल थाउट, सामाजिक विचार। 18 नंबर क्वेश्चन है, वाल्ट विटमैन वाज खालिस्तान पोएट। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का है। क्वेश्चन पूछता है कि जो वाल्ट विटमैन थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब कहाँ के पोएट थे। तो यहाँ पे आंसर होगा एन अमेरिकन पोएट, मतलब अमेरिका के थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम द वर्ड क्रीड्स। अब यहाँ पे दूसरा बात है, क्रीड्स वर्ड का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे फिर से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलीजियस थाउट। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम द वर्ड यू। अब कविता में जो यू वर्ड है ना ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वर्ड है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो यू शब्द है कितनी बार यूज हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22, 2 बार। ठीक है। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द वर्ड आई। अब यहाँ पे एक आई वर्ड है जो कि यू से कनेक्ट करवाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो यहाँ पे आई किसके लिए आया है, तो ये आया है वाल्ट विटमैन के लिए, खुद पोएट के लिए। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खालिस्तान फॉर हिमसेल्फ। अब कविता की पहली लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो यहाँ पे सेलिब्रेट आपका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, ड्रम टैप्स इज द कलेक्शन ऑफ। अब यहाँ पे जो ड्रम टैप्स एक कलेक्शन है तो ये किनका है, किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये होगा ऑप्शन बी, वाल्ट विटमैन। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ।
कविता में एक बार पोएट बात करते हैं कि जब मैं 37 साल का था तो काफ़ी हेल्दी था। तो बेसिकली वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 37 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएट्री है वो क्या है, मतलब उस पोएट्री का टाइप क्या है। तो यहाँ पे आंसर होगा लिरिक। अभी आपको मैंने बताया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो भी लिरिक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये भी लिरिक है। और तीसरा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये तीनों लिरिक है आपके बुक में, तो ये याद रखना है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो ये नर्स आया है वर्ड, नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, आप पढ़ा है ना, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये नर्स किसके लिए आया है, तो ये एक प्रकार का प्लांट है, ट्री है, उसके लिए आया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसी कविता में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो विस्परिंग नेवर है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है एजेंट ऑफ डेथ। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन अलग ऑप्शन के साथ आ सकता है। तो यहाँ पे एजेंट ऑफ डेथ की जगह पे मैसेंजर ऑफ डेथ भी हो सकता है। तो मैसेंजर ऑफ डेथ बोलो या फिर एजेंट ऑफ डेथ, दोनों सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है ये। तो प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन, यहाँ पे जो प्रॉम्स है ना वही पूछ रहा है कि प्रॉम्स जो वर्ड है वो किस चीज़ को सजेस्ट करता है, किस प्रोसेस को बताता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी की जो निरंतरता है ना, कंटिन्यूटी जो है जीवन की उसको बताता है, ठीक है, ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहाँ पे जो ये सेंटेंस है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये सेंटेंस किसको सजेस्ट करता है, मतलब ये जो सेंटेंस है ना इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये बताता है अराइवल ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापा का जो एज है ना वो आ रहा है और हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैंने आपको पोएट्री में बहुत ही डिटेल से सारे के सारे पोएट्री पढ़ा चुका हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव आप करके आएंगे, ठीक है। और वो सारे पोएट्री का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हेयर लीव्स रेफर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये सेंटेंस है ना नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पे जो लीव्स जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, मतलब ये किसको रेफर कर रहा है। तो ये ह्यूमन बींग्स, मानव जाति को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे तो पोएट्री में मैंने डिटेल में पढ़ाया है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, सुन लीजिए। यहाँ पे जो कह रहा है लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो ओल्ड एज की ओर अग्रसर हो रहा है और उनकी मृत्यु काफ़ी नज़दीक है और धीरे धीरे वो पेड़ के पत्ते जैसे गिर जाते हैं ना तेज़ी से, उसी तरीके से मानव जीवन भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो मृत्यु की ओर चला जाएगा, ठीक है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है, W.H. Auden गॉट पुलित्जर प्राइज फॉर इन 1948। तो यहाँ पे याद रखिएगा W.H. Auden को मिला था पुलित्जर प्राइज, और कब मिला था 1948 में। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से बुक्स के लिए मिला था, कौन सी वर्क्स के लिए, रचना के लिए मिला था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, द एज ऑफ एंजाइटी।
आपका सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को किसने कंपोज किया है। तो यहाँ पे आंसर होगा W.H. ऑडेन, ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, ऑडेन बाज। यहाँ पे आप कंसिडर करिएगा W.H. ऑडेन बाज। तो W.H. ऑडेन एक पोएट भी थे, एक ड्रामाटिस्ट भी थे और एक क्रिटिक भी थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 33 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, द खालिस्तान हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन है जो गूंगी हो चुकी है, ये लीफलेस ट्री को नहीं देख सकती। लीफलेस मतलब ऐसा कोई जंगल, ऐसा कोई पेड़ जिस पे पत्तियाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइटिंगेल। 35 नंबर क्वेश्चन है, ओड इज ए। अब यहाँ पे याद रखिएगा ओड के बारे में पूछा जा रहा है कि जो ओड है ना वो किस टाइप की पोएम है। तो ओड एक बेसिकली एक ऐसा पोएम होता है जो किसी स्पेशल सेलिब्रेशन पे लिखा जाता है या फिर गाया जाता है। याद रखिएगा 35 का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेशल सेलिब्रेशन। 36 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम। अब यहाँ पे बताना है कि ओड टू ऑटम को किसने कंपोज किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन कीट्स। 37 नंबर क्वेश्चन है, ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ओड टू ऑटम के हर एक जो स्टेंजा है उसमें कितनी लाइन है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर होगा 11 लाइन्स। पहला ऑप्शन आपका सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ऑटम हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है कि जो ऑटम है ना उसको पोएट मानवीकरण किया है, उसको पर्सोनिफिकेशन किया है, वो किसके रूप में किया है। तो एक महिला के रूप में, एक लेडी के रूप में। 38 का सही आंसर है ऑप्शन सी। विच इज द क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द ऑटम। पोएट बताते हैं कि जो ऑटम है, ऑटम का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वो कौन है वो बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सन, द सन, यानी ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्पायर। इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंस्पायर जो वर्ड है ना इसका मीनिंग बताइए। तो कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, प्लान बनाना, योजना बनाना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लान। 41 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम इज सिटिंग नियर। तो जब मैं आपको पोएट्री पढ़ा रहा था उस समय पूरा डिटेल में बताया था कि ऑटम कहाँ कहाँ पे बैठी मिल सकती है। पोएट कहते हैं कि ऑटम कई जगह पे बैठी मिल सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा गया है, ऑटम कौन, एक लेडी को पर्सोनिफाइड करते हैं ना, मतलब लेडी को मानवीकरण करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साइडर प्रेस। मतलब जहाँ पे सेब की जूस तैयार हो रही होगी, सेब का शराब बन रहा होगा, वहाँ पे ऑटम बैठी मिल सकती है। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, जॉन कीट्स इज इंग्लिश खालिस्तान। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जॉन कीट्स एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम ओड टू ऑटम द पोएट टॉक्स अबाउट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कविता है ओड टू ऑटम, इसमें पोएट किसकी बात करता है। तो यहाँ पे पोएट एक ऑटम के म्यूजिक की बात करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है।
44 नंबर क्वेश्चन है, ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। ये तो आपका ओड टू ऑटम का शायद पहली लाइन ही है ना, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे याद रखिएगा सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम इज सिटिंग नियर। अब यहाँ पे बताना है कि जो ऑटम है ना वो कहाँ पे बैठी मिल सकती है। तो जैसा कि आपको पहले बताया, बहुत जगह पे लगभग 3 या 4 जगह पे पोएट बताते हैं कि ऑटम वहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टोर। 46 नंबर क्वेश्चन है, एन एपिटाफ। अब यहाँ पे बताना है कि जो एपिटाफ है इस कविता को किसने कंपोज किया है। तो ऑप्शन डी, वाल्टर डी ला मेयर। 47 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए खाली स्थान। यहाँ पे बताना है कि एन एपिटाफ कविता में जो पोएट है अपनी सैड फीलिंग को किसके लिए एक्सप्रेस करता है। तो एक लेडी के लिए, एक महिला के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लेडी। 48 नंबर क्वेश्चन है, द लेडी। अब उसी लेडी की बात कर रहा है, द लेडी बिलोंग टू खालिस्तान कंट्री। अब कहता है कि जो लेडी है ना एन एपिटाफ में जिसकी चर्चा हो रही है वो लेडी कहाँ से बिलोंग करती है। तो आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, बेस्ट कंट्री। 49 नंबर क्वेश्चन है, वाल्टर डी ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था वाल्टर डी ला मेयर को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मेरिट, जो ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड है, ये किसने दिया था। तो ऑप्शन ए, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। और यहाँ पे जो ये देने वाले हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कविता है ना एन एपिटाफ, इसका टोन कैसा है। तो इसका टोन दुख भरी है ना, क्योंकि वो जो औरत है वो डेड कर जाता है। तो पोएट उसके कब्र पे जाकर ये बातें करते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई सुंदर बेस्ट कंट्री में है ही नहीं। तो जब हम किसी के दुख पे हम उसके बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं उसके दुख वाली स्थिति, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेलैंकली। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट वाल्टर डी ला मेयर ब्यूटी इज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कविता एन एपिटाफ के अनुसार, वाल्टर डी ला मेयर के अनुसार ब्यूटी क्या है, मतलब सुंदरता क्या है। तो सुंदरता सदियों तक नहीं रह सकती, इसका एक न एक दिन ख़त्म हो ही सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, फॉर शॉर्ट टाइम। मतलब सुंदरता क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। 52 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द लेडी लाई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वेयर डज द लेडी लाई, मतलब जिस लेडी की बात कर रहे हैं पोएट, वो लेडी कहाँ लेटी है, कहाँ लाई कर रही है अकॉर्डिंग टू द पोएम एंड एपिटाफ। तो यहाँ पे आंसर होगा ग्रेव में, है ना, कब्र में। मैंने आपको पढ़ाया है ना, पोएम बहुत अच्छा से पढ़ाया है। 53 नंबर क्वेश्चन है, द लाइन व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और लाइन एक्सप्लेनेशन में भी ये आ सकता है, तो याद कर लीजिए। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। अब कहते हैं कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो ये लाइन आपका इसी पोएम से लिया गया है, ऑप्शन बी, एन एपिटाफ से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पोएम पढ़ाया था, उसी समय बताया था। तो एन एपिटाफ में जो एपिटाफ शब्द है ना, इसका मतलब क्या है, नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए
अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिहार बोर्ड के लिए, जो मैंने कंप्लीट नोट्स बनाया है, क्विक रिवीजन नोट्स। अगर आप ये नोट्स को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके 2 या 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में बहुत ही आसान तरीके से आंसर कर सकते हैं। और ये नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट है, मतलब सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है और इसकी भाषा बिल्कुल आसान रखी गई है। अगर ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सोल्जर कविता है, इसको किसने कंपोज किया है। तो सही आंसर होगा रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन ए। 55 नंबर क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रूपर्ट ब्रूक हैं वो किस रूप में याद किए जाते हैं। तो आंसर होगा बार पोएट, युद्ध कवि के रूप में, ऑप्शन ए। आगे है रूपर्ट ब्रूक इज एन खालिस्तान पोएट। अब यहाँ पे बताना है कि जो रूपर्ट ब्रूक हैं वो कैसा पोएट हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका होगा इंग्लिश पोएट। अब यहाँ पे ब्रिटिश पोएट अगर लिखा होगा तो वो भी सही आंसर होगा, क्योंकि एक इंग्लैंड के पोएट थे। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक इज एन इंग्लिश पोएट। ये तो आपको करवा ही दिया। 57 नंबर, द पोएम द सोल्जर इज खालिस्तान पोएम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पोएम है द सोल्जर, ये किस टाइप का पोएम है। तो ये देशभक्ति कविता है, पैट्रियोटिक है ना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर से एक बार सुनिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द सोल्जर एक देशभक्ति वाली कविता है और यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, पैट्रियोटिक। 58 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर ऑफ कोर्स कविता की बात कर रहा है, इंग्लैंड हैज़ गिवन हर फ्लावर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कविता द सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड ने उनको फूल दिया है, वो किस लिए दिया है। तो यहाँ पे आंसर होगा 58 नंबर क्वेश्चन के लिए टू लव। वो पोएट बात करते हैं ना कि हमारी जो देश है, हमारा जो मुल्क है, उसने हमें सब कुछ दिया है, फूल दिए हैं प्यार करने के लिए, नदियाँ दी है स्नान करने के लिए, ऐसा बात करते हैं ना। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो फ्लावर किस लिए दिया है, टू लव, ऑप्शन बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड कंजील्ड। अब यहाँ पे याद रखिएगा, कंजील्ड जो वर्ड है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पोएम का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वर्ड कंजील्ड स्टैंड्स फॉर इन द सोल्जर पोएम। कविता द सोल्जर में जो वर्ड कंजील्ड है उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, हिडन, है ना, मतलब छिपा हुआ। 60 नंबर क्वेश्चन है, द सोल्जर इज खालिस्तान। अब यहाँ पे बताना है कि द सोल्जर कविता है ना, वो किस टाइप की कविता है। तो पहले तो आपको बताया पैट्रियोटिक, वो भी याद रखना है, और ये एक सोनेट है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो सोनेट होता है ना, वो 14 लाइन की कविता होती है। 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको सोनेट कहते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे जो पल्स वर्ड है ना, ये जो सेंटेंस है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, यहाँ पे पल्स का मतलब क्या है। तो आपको पोएम में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हूँ, यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और अगर हिंदी में बात करें तो ये पल्स का मतलब आत्मा से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश।
यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इस द सोल्जर कविता में जो इंग्लैंड वर्ड है या फिर इंग्लिश वर्ड है, दोनों को मिलाकर बताना है कितना बार प्रयोग किया गया है। जैसे आप अपने कंट्री इंडिया से प्यार करते हो तो हर चीज़ में कहते हो ना, इंडिया, आई लव इंडिया, इंडिया इज़ ग्रेट, मतलब उससे प्यार झलकता है। तो यहाँ पे ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस कविता में पोएट ने इंग्लैंड इंग्लैंड बहुतों बार बोला है, इंग्लिश की भी बात की है जो कि इंग्लैंड से रिलेटेड है, तो बताइए कितनी बार की है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी 6 टाइम्स, 6 बार। अब यहाँ पे याद रखना इंग्लैंड और इंग्लिश दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब है इंग्लैंड से रिलेटेड, मतलब इंग्लैंड का, है ना। 64 नंबर क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज द पोएम मकाविटी द मिस्ट्री कैट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मकाविटी द मिस्ट्री कैट पोएम है इसको किसने कंपोज किया है। तो ऑप्शन बी T.S. एलियट। 65 नंबर क्वेश्चन है एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अब यहाँ पे 3 पॉइंट आपको याद रखना। पहली पॉइंट कि एलियट को नोबेल प्राइज मिला था, दूसरी बात एलियट को नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था, और तीसरी बात इनको नोबेल प्राइज 1948 में मिला था, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है मकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ खालिस्तान पोएम। आपको बताना है कि जो मकाविटी मिस्ट्री कैट है ये किस टाइप की पोएम है। तो आंसर होगा ह्यूमरस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मकाविटीज पावर ऑफ लेविएशन। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मकाविटी का पावर ऑफ लेविएशन है ये क्या बनाता है। तो पोएम में डिटेल में समझाया हूँ, यहाँ पे सिर्फ आंसर देखो, ऑप्शन सी फकीर। 68 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट मकाविटी इज द खालिस्तान ऑफ क्राइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोएट के अनुसार, मतलब T.S. एलियट के अनुसार जो मकाविटी है ये क्राइम का नेपोलियन है ना। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। और इस पोएम का लास्ट लाइन है ना, याद है ना आपको, मैंने पढ़ाया था काफ़ी डिटेल में। 69 नंबर क्वेश्चन है मकाविटीज फुट प्रिंट्स। अब कहता है मकाविटी के जो पैरों की छाप है आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए फाइल, ठीक है। मकाविटी का जो फुटप्रिंट है स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में नहीं पाया गया। अब यहाँ पे इससे मतलब ये है कि मकाविटी कोई भी क्राइम करता था तो वो पुलिस से पकड़ में ही नहीं आता था, मतलब क्राइम सीन पे होता ही नहीं था, ठीक है। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 70 नंबर क्वेश्चन है मकाविटी इज आउटवर्डली। अब यहाँ पे तो आपको ये क्वेश्चन करवाया था, मकाविटी इज आउटवर्डली कैट्स, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन है मकाविटी इज द खालिस्तान इफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ऑफ होगा, इफ की जगह पे ऑफ, तब आपका आंसर हो जाएगा मकाविटी इज द बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मतलब मकाविटी स्कॉटलैंड यार्ड को हमेशा बैफल करता था, हमेशा उनको परेशान करता था, मतलब उसकी पकड़ में ही नहीं आता था, चकमा दे देता था। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, तो लंदन की एक विशेष प्रकार की पुलिस जो कि क्रिमिनल को पकड़ती है, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फायर हिम कविता है इसको किसने कंपोज किया है। तो ऑप्शन सी KKN दारूवाला के द्वारा कंपोज किया गया है फायर हिम। 73 नंबर क्वेश्चन है फायर हिम डील्स विथ। अब कहता है कि जो फायर हिम है ना इसमें किसकी चर्चा हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो एक बर्निंग घाट की बात हो रही है, एक शमशान घाट की बात हो रही है,
ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड जोरास्ट्रियन इन फायर हिम। अब फायर हिम में एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है या फिर उससे रिलेटेड है जोरास्ट्रियन। ये किस चीज़ के लिए आया है? तो ये पारसी रिलीजन के लिए आया है। बेसिकली जो फायर हिम का जो पोएट है ना, KKN दारूवाला, वो पारसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं और पारसी का मतलब होता है जोरास्ट्रियन। दोनों एक ही धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब वो अपने बच्चों को ये डेड बॉडी, जब उनके बच्चे की डेड बॉडी है उनको दफना नहीं पाते हैं टावर ऑफ साइलेंस के पास, तो वो लेकर जाते हैं बर्निंग घाट पे। तो वो कहते हैं कि हमारे धर्म का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा 74 का सही आंसर है ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन है द पोएट इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कविता कह रहा है कि फायर हिम में पोएट कितनी बार कसम खाता है? तो 2 बार खाता है, आपको मैंने बताया था। ऑप्शन यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे आंसर होगा 2। ठीक है, बी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 2 बार कसम खाता है, 2। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है इन द पोएम फायर हिम टावर ऑफ साइलेंस। देखिए अभी इसी की बात मैं कर रहा था। अब कहता है कि कविता फायर हिम में जो टावर ऑफ साइलेंस है ना, ये इसका मतलब ये टावर ऑफ साइलेंस कितनी दूर है? तो पोएट कहते हैं ना कि जब मेरा जो टावर ऑफ साइलेंस है, जहाँ पे मेरे धर्म के अनुसार डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होता है, वो 1000 मील दूर है, 1000 मील दूर है। इसीलिए मजबूरी में मुझे बर्निंग घाट पे ही अपने बच्चा का जो डेड बॉडी था उसको जलाना पड़ा था। तो याद रखिएगा टावर ऑफ साइलेंस कितना दूर है, 1000 माइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन है KKN दारूवाला वाज अवार्डेड बाई साहित्य अकादमी अवार्ड। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। KKN दारूवाला को मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, और साथ में कौन सा अवार्ड और मिला था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। इनको 2 अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन है द साइट ऑफ बर्निंग घाट। अब यहाँ पे बताना है कि जो बर्निंग घाट है, जो शमशान घाट है, वहाँ का जो दृश्य है बिकम्स फ्राइटनिंग, वो और भयावह हो जाता है, डरावना हो जाता है। कब? तो एट नाइट, ऑप्शन बी, रात में और ज़्यादा डरावना हो जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है द पोएट ऑफ फायर हिम वाज अ खालिस्तान फ्रॉम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फायर हिम जो कविता है ना, उसका जो पोएट हैं वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। देखिए पूरा का पूरा कविता तो रिलीजन पे ही आधारित है, क्योंकि वो बात करते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसका डेड बॉडी है, वो हम अपने धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें दूसरे धर्म के अनुसार हमें बर्निंग घाट पे अपने बच्चा की डेड बॉडी जलाना पड़ता है। तो इस कारण से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फायर हिम का जो पोएट हैं वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, पारसी बोले या जोरास्ट्रियन बोले। तो आपके एग्ज़ाम में अगर ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आपका सही आंसर होगा। जैसे हिंदू धर्म को आप कहते हो ना, हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म होता है ना, तो एक ही धर्म से रिलेटेड है। और सही यहाँ पे ऑप्शन ए, पारसी और जोरास्ट्रियन एक ही धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा 79 नंबर क्वेश्चन के लिए। 80 नंबर क्वेश्चन है KKN दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि KKN दारूवाला को मजबूरी में अपना न्यू बॉर्न मतलब अपना नए जन्मे बच्चों को क्या करना पड़ा था? तो आग के हवाले करना पड़ा था। ऑप्शन सी, फ्लेम्स होगा यहाँ पे सही आंसर 80 नंबर क्वेश्चन का।
क्योंकि जब उनका बच्चे की डेड हुआ था तो उनको आग के हवाले मजबूरी में करना पड़ा था, इसीलिए याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर है। अब आगे देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू पोइट द रेडनेस ऑफ फायर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कविता फायर हिम में जो पोएट हैं उनके अनुसार जो रेडनेस है मतलब जो आग की जो लालिमा है वो क्रूल है, क्रूल मतलब निर्दयी है। किसके लिए? तो स्पीकर के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर लेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लेकिन यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ बोथ ए एंड सी। तो जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ना तो सी ऑप्शन था द पोएट। तब पोएट तो खुद स्पीकर है ना, तो अब पोएट बोलो चाहे स्पीकर बोलो दोनों सही है, इसीलिए ये ऑप्शन आया था। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन एक ही नज़र आ रहा है, तो 10 स्पीकर होगा। आप समझ गए ना? हाँ, आपने तो समझ लिया। 82 नंबर क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज द पोएम स्नेक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्नेक कविता को किसने कंपोज किया है, तो ऑप्शन ए D.H. लॉरेंस। 83 नंबर क्वेश्चन है द स्नेक केम टू द वाटर ट्रॉफ। वाटर ट्रॉफ क्या होता है? ऐसा कोई जगह जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं कुछ घर के काम करने के लिए। तो कहता है कि जो सांप है वो वाटर ट्रॉफ के पास आया। तो ऑप्शन में बताना है कि कब आया, तो हॉट डे गर्मी के दिनों में। 83 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा टाइपिंग है तो यहाँ पे याद रखिएगा। कह रहा है ना कि स्नेक कविता के अनुसार अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर। कहता है कि स्नेक कविता के अनुसार जो ब्लैक स्नेक्स है मतलब जो काले सांप हैं वो कैसे हैं, तो काले सांप इनोसेंट हैं, मासूम हैं। और अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक मतलब स्नेक कविता के अनुसार गोल्डन स्नेक्स आर। जो सुनहले सांप हैं, जो गोल्डन सांप हैं वो वेनमस हैं, जहरीले हैं, खतरनाक हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझाना चाहूँगा। देखिए कविता में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कविता स्नेक में 2 तरह के सांप की जिक्र होता है, 2 तरह के स्नेक का। तो पोएट कहते हैं कि जो ब्लैक स्नेक है ना, ऐसा माना जाता है कि सिसिली में एक जगह की भी बात करते हैं। जो ब्लैक स्नेक है वो मासूम होते हैं मतलब वो खतरनाक नहीं होते हैं। और जो गोल्डन स्नेक है मतलब जो सुनहले सांप हैं वो जहरीले होते हैं, खतरनाक होते हैं, वेनमस होते हैं। याद रखिएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विद अ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कविता स्नेक में जो स्पीकर है वो स्नेक को किस चीज़ से हिट करता है, तो एक डंडा से, यानी ऑप्शन बी लॉग होगा, ऑप्शन बी होगा आंसर। तो एक डंडे से वो हिट करते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है द फ्रेज। अब कह रहा है कि एक फ्रेज है अ किंग इन एग्जाइल। अ किंग इन एग्जाइल एक फ्रेज यूज किया गया कविता में। तो कहता है कि इसका मतलब स्नेक द फ्रेज अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर। अभी इस क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है कि कविता स्नेक में जो फ्रेज है अ किंग इन एग्जाइल ये किसके लिए आया है, मतलब किसकी बात की जा रही है कि किंग है जो एग्जाइल है ना। तो ऑफकोर्स ये स्नेक के लिए बात की जा रही है, ऑप्शन बी है ना। याद रखिएगा जो स्नेक है ऐसा माना जा रहा है कि वो एग्जाइल में है, वो घर ही में वनवास में है, ठीक है, मतलब घर ही में वो एग्जाइल है। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन द स्नेक सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है द फ्रेज इन द पोएम। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फ्रेज है स्नेक कविता में, ध्यान से सुनिएगा, स्नेक कविता में जो फ्रेज है सिसिलियन जुलाई ईटना स्मोकिंग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है, लाइन एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिसिलियन जुलाई ईटना स्मोकिंग, इसका मतलब क्या है ये ज़रा बताइए। तो इसका मतलब है बहुत ही हॉट डे। सिसिलियन जुलाई इतना स्मोकिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन था,
ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन। और इसका बेसिकली जो मतलब है वो मैं आपको पोएम में डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट इन द पोएम स्नेक। कहता है कि कविता स्नेक में जो कवि हैं वो कंसिडर्ड करते हैं, मानते हैं अपने आप को हिमसेल्फ। तो पोएट कहते हैं ना कि मैं जो था सेकंड कमर था, मतलब दूसरा आने वाला आदमी था, दूसरा आने वाला प्राणी था। पहली बार तो वाटर ट्रॉप के पास स्नेक ही पहुंचा था ना, स्नेक पहले पानी पीने गया था, उसके बाद पोएट पीने जाते हैं। तो अपने आप को सेकंड कमर मानते हैं, मतलब दूसरा आने वाला व्यक्ति। 19 नंबर क्वेश्चन है, द वाइट पिकॉक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि जो वाइट पिकॉक जो कलेक्शन है, जो रचना है पोएम का, ये किनका है? तो ये आंसर होगा D.H. लॉरेंस। स्नेक जो पोएट है ना, स्नेक के पोएट का नाम, उन्हीं का ये क्या है, कलेक्शन है, द वाइट पिकॉक। नेक्स्ट है, वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पे, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पोएट स्नेक से मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया वाटर ट्रॉफ। वाटर ट्रॉफ वह जगह होता है जहाँ पे हम पानी को पीने के लिए या फिर दूसरे काम के लिए घर में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे 91 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 92 नंबर क्वेश्चन है, द डे मेंशन इन द पोएम स्नेक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कविता स्नेक में जो डे की बात की जा रही है, जो डे की मेंशन की गई है, वो किसकी की गई है? तो जून की बात की गई है। जून का दिन था, पोएट बताते हैं कि जून का दिन था जिस समय स्नेक आया था पानी पीने के लिए। तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जून। 93 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर हिटिंग द स्नेक द स्पीकर वांट्स टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि स्नेक के हिट करने के बाद, होता ही है ना, जो पोएट हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसे मारूं या ना मारूं। तो वही कह रहा है कि आफ्टर हिटिंग द स्नेक, स्नेक के हिट करने के बाद स्पीकर क्या चाहते हैं? तो स्पीकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, वो अपनी गलती किए गए कर्मों पे अफसोस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सपिएट। 94 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज्ड माई ग्रैंड मदर हाउस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो माई ग्रैंड मदर हाउस है, इस कविता को किसने कंपोज किया है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, कमाला दास। 95 नंबर क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछ रहा है कि जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है ना, ये पब्लिश्ड हुआ था कौन सी बुक में या फिर कौन सी रचना में? तो ये समर इन कोलकाता है ना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर से समझिएगा, ये जो माई ग्रैंड मदर हाउस कविता है ना, ये समर इन कोलकाता एक अलग रचना है, उसमें प्रकाशित हुई थी। माई ग्रैंड मदर हाउस इज, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस निम्न में से क्या है? तो अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, ये भी एक लिरिक है। तो अभी आप कमेंट करके बताओ, और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो, तो कमेंट करके बताओ, शर्माओ नहीं, कि आपका जो पोएट्री है उसमें कौन कौन लिरिक है। अभी 3 लिरिक बताया हूँ आपको, जल्दी से कमेंट करो। 97 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब जो माई ग्रैंड मदर हाउस का जो स्पीकर है वो कब अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, हर चाइल्डहुड। हर चाइल्डहुड मतलब बचपन के दिनों में जो माई ग्रैंड मदर हाउस का जो स्पीकर है कमाला दास, अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। 98 नंबर क्वेश्चन है, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क्स है ये कमाला दास का। कह रहा है कि ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, केवल साधु ही जानते हैं कि कैसे गाया जाता है, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन ये बुक का नाम है, रचना का नाम है, तो इसका हिंदी ना करेंगे। तो कहता है कि किनके द्वारा लिखा गया है?
तो ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर हाउस इज खालिस्तान पोएम बाई कमला दास। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि जो माई ग्रैंड मदर हाउस है ये किस टाइप की पोएम है, तो इसका आंसर होगा एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अब यहाँ पे समझिएगा ऑटोबायोग्राफिकल पोएम क्या होता है। जब आप अपने ज़िंदगी के बारे में खुद लिखोगे ना तो वो होगा ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता रहूँ, ठीक है। बायो का मतलब जीवन और ग्राफी का मतलब होता है लिखना और ऑटो का मतलब खुद से। तो जब कोई पर्सन अपने जीवन के बारे में खुद से लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और ये पोएम उसी टाइप का है तो इसको हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। 100 नंबर क्वेश्चन है, द हाउस बेंट इनटू साइलेंस। जो घर था माई ग्रैंड मदर हाउस में, वो जो घर था वो साइलेंस हो चुका था, वीरान हो चुका था। क्योंकि उनकी जो दादी थी, उनकी ग्रैंड मदर थी, वो डेड कर चुकी थी। तो हर ग्रैंड मदर डाइड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 100 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।